गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हमारी केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, मजे आएंगे पढ़ने में। शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स बच्चों, अगर मैं देखूं केमिकल काइनेटिक्स को तो ये किस किस से मिलके बना है? केमिकल से और काइनेटिक्स से। केमिकल और काइनेटिक्स से मिलके बना है ये, ठीक है। अब जो केमिकल है इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल किसको डिनोट करता है? केमिकल रिएक्शन को। और काइनेटिक्स किसको डिनोट करता है बच्चों? काइनेटिक्स डिनोट करता है मोशन को, ठीक है। अब यहां से ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो मेनली डील करती है केमिकल रिएक्शन के साथ, जब केमिकल रिएक्शन मोशन में होती है, चल रही होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, सीधी सीधी बात क्या आती है कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे, जब वो चल रही है, मोशन में है, जब वो मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, उस टाइम अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? रिएक्शन की स्पीड क्या है, किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? उस स्पीड को, मतलब कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उस स्पीड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। और तीसरी बात जो हम देखेंगे रिएक्शन के बारे में, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, वो रिएक्शन वास्तव में किस तरीके से होगी, हमें ये देखना है। तो बच्चों मैं यहां डेफिनेशन अगर लिखूं केमिकल काइनेटिक्स की तो क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate of reaction। बच्चों मैंने यहां जो एक वर्ड लिखा है रेट, रेट मतलब स्पीड, एक तरह की स्पीड ही है। जैसे हम कोई गाड़ी जा रही है तो उस गाड़ी की हम स्पीड देखते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है उस स्पीड को हम रेट से डिनोट करते हैं, रेट के टर्म से पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। बच्चों हमें इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है इस पूरी यूनिट में। क्या क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या होता है, स्पीड क्या होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग रेट, इस रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और तीसरा हमें क्या पढ़ना है? उस रिएक्शन का, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है बच्चों। इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, इसको हम बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स बच्चों, सही बात है। अब सुनो आगे की बात क्या है हमारे पास। आगे की बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही आ रहा है कि ये रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। चलो अभी समझते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट एक तरह की स्पीड ही है बच्चों, लेकिन रिएक्शन की टर्म में जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, वो स्पीड हम कैसे चेक करते हैं हमें ये देखना है बच्चों। मैंने अपनी तरफ से मान लिया एक रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट के अंदर, सही बात है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं, बनावटी एग्जांपल। शुरुआत में रिएक्टेंट मेरे पास 100 था, शुरुआत का मतलब जब टाइम था 0, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे पास केवल रिएक्टेंट है, अभी मेरे पास प्रोडक्ट नहीं बना है, प्रोडक्ट अभी कितना है? 0। 10 सेकंड के बाद देखा मैंने, 10 सेकंड के बाद क्या देखा मैंने कि प्रोडक्ट रह गया 90, सॉरी रिएक्टेंट रह गया 90, रिएक्टेंट कुछ कम हो गया। कम क्यों हुआ?
क्योंकि रिएक्शन होने लग गई है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, और रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो बच्चों प्रोडक्ट कितना बन गया, 10 बन गया। सही बात है। कुछ समय बाद जब टाइम हुआ 20 सेकेंड, ये सेकेंड में टाइम हुआ 20 सेकेंड, तो ये रह गया 80, ये बन गया हमारे पास 20। ठीक है, अब ऐसे ऐसे मैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे चेक करता जाऊंगा। लेकिन बच्चों मुझे क्या समझना है, मैंने ये एक इंटरवल सेलेक्ट किया, देखो जब टाइम की वैल्यू 0 से 10 सेकेंड की तरफ चल रही थी, जब 0 सेकेंड था टाइम, उस टाइम रिएक्टेंट कितना था, 100। जब टाइम हुआ 10 सेकेंड, उस टाइम रिएक्टेंट कितना था, 90। दूसरी बात, प्रोडक्ट जब टाइम 0 था उस टाइम प्रोडक्ट कितना, 0। जब टाइम 10 हुआ तो प्रोडक्ट कितना, 10। सबसे पहली बात जो हमने यहां से सीखी ना, वो क्या सीखी, कि जब भी रिएक्शन प्रोसीड होती है ना, जब रिएक्शन चल रही होती है, तो देखो जरा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। सही बात है, पहली बात समझ में आई है। अब बच्चों रेट कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे इस इंटरवल में 0 से लेके 10 सेकंड वाले इंटरवल में रेट निकालना है, रिएक्शन की स्पीड निकालनी है, तो मैं कैसे निकालता हूं कि इस इंटरवल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। अब वो चेंज कैसे निकाल सकता हूं मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, देखो शुरुआत में कितनी थी 90, फिर बाद में कितनी हो, सॉरी शुरुआत में कितनी थी 100, बाद में कितनी हो गई 90। तो देखो कभी भी अगर हम चेंज निकालते हैं ना, किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अगर चेंज निकालेंगे तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों रेट अगर मैं निकालूं यहां से, तो रेट क्या आएगा, 90 माइनस 100 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कैसे निकलेगा, 10 माइनस 0, तो कितना आया बच्चों 10। इसको सोल्व करेंगे तो -1 आएगा हमारे पास, ऊपर -10 बचेगा, नीचे 10, तो -1 आया। अब मैं ऐसे ही रेट निकालता हूं प्रोडक्ट का। बच्चों मैं प्रोडक्ट का अगर रेट निकालूं तो रेट बराबर देखो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 0 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 10 माइनस 0 यानी कि 10। तो बच्चों रेट कितना आया, 1। अब देखो यहां से एक बात तो क्लियर हुई कि रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट का रेट है तो बराबर ही, बस साइन का अंतर है। इसका साइन माइनस का, इसका साइन प्लस का है। इसका साइन माइनस क्यों आया, इसका साइन माइनस इसलिए आया क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और अगर डिक्रीज होगी ना बच्चों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो फाइनल वैल्यू जो होगी कंसंट्रेशन की, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन जब भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। वो जो फाइनल वैल्यू होगी ना वो कम होगी इनिशियल से, इसीलिए रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव होता है। प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो फाइनल वैल्यू जो होगी कंसंट्रेशन की वो ज्यादा होगी इनिशियल से, इसीलिए प्रोडक्ट का रेट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये जो रेट है ये निकला कैसे, कि उस टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया डिवाइड बाय उस इंटरवल में चेंज इन टाइम कितना था, यही क्या है हमारे पास रेट है। तो बच्चों रेट की डेफिनेशन लिखता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन with respect to time, with respect to time is known as rate of reaction, is known as rate of reaction। सही बात है ना बच्चों। अब सुनो यहां से ध्यान से अगली जो बात है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन होगा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। सही बात है, हो गया यहां तक का। अब देखो मैं फिर से मान लेता हूं मेरे पास ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट। सही बात है। अब जब टाइम T1 था तो इसकी कंसंट्रेशन X1 थी, ठीक है। जब टाइम T1 था तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने अपनी तरफ से मान ली X1, और जब टाइम T2 हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई X2, ठीक है। अगर मुझे रेट निकालना है
तो रेट बराबर क्या होगा, फाइनल x2 इनिशियल x1 डिवाइड बाय क्या, t2 माइनस t1। ठीक है, सही बात है यहां तक बच्चों। बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं dx बाय dt। ठीक है, जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का उसको मैं चेंज इन कंसंट्रेशन dx बाय dt, ये जो d है ना ये स्मॉल चेंज को डिनोट करता है, या अगर चेंज ज्यादा है तो डेल x अपॉन डेल t। ठीक है, डेल वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे अगर चेंज ज्यादा है, और अगर स्मॉल चेंज है तो d से, डेल से। ठीक है, अब सुनो जरा आगे की बात हमारे पास क्या है। जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो प्लस माइनस dx अपॉन dt होता है, प्लस माइनस dx अपॉन dt। अगर मेरे को दोनों के लिए लिखना है, रिएक्टेंट के लिए भी प्रोडक्ट के लिए भी, जैसे अगर मुझे रिएक्टेंट के लिए रेट लिखना है, रेट फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए अगर मुझे रेट लिखना है ना तो रिएक्टेंट का रेट आएगा माइनस dx अपॉन dt। क्यों आया, देखो रिएक्टेंट का रेट हमेशा माइनस होता है, उसके आगे क्या लगा देना है, माइनस। और रेट जो होगा प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का जो रेट होगा ना बच्चों, प्रोडक्ट का रेट होगा प्लस dx अपॉन dt, और पूरी रिएक्शन के लिए प्लस माइनस dx अपॉन dt लिख सकते हैं हम। सही बात है यहां तक की बात। अब अगर कोई पूछे कि रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव क्यों होता है और प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव क्यों होता है, तो हम ये बात कहेंगे कि जब भी रिएक्शन प्रोसीड करती है ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसलिए उसका रेट नेगेटिव, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इसलिए उसका रेट पॉजिटिव। सही बात है यहां तक। अब सुनो आगे की जो बात है हमारे पास वो क्या है, हमें बतानी है यूनिट फॉर रेट, रेट के लिए यूनिट बतानी है। अब मुझे पता है रेट बराबर होता है dx अपॉन dt। dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, dt क्या है, चेंज इन टाइम। अब बताना जरा कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हो गया मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो बच्चों रेट क्या आ गया हमारे पास, रेट बराबर आ गया, रेट की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, बराबर मोल पर लीटर और पर सेकंड। ये हमारे पास यूनिट आ गई किसके लिए, रेट के लिए। सही है यहां तक की बात। बच्चों एक और बात है यहां पे, मैं अगर ग्राफ बनाऊं, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में, तो देखो बच्चों कैसा ग्राफ बनता है समझना। शुरुआत में जब हमारी रिएक्शन, शुरुआत में जब टाइम 0 होता है उस टाइम पे हमारे पास केवल रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है जो भी हम ले रहे हैं 100 200 जितना भी ले रहे हैं 50 40 30, वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन। 0 टाइम पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो मान लिया मैंने इतना था। ठीक है, 0 टाइम पे प्रोडक्ट कितना होता है, 0, प्रोडक्ट यहीं पे है। तो देखो एक बात सुनो, अगर मैं किसी भी रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूंगा ना तो रिएक्टेंट स्टार्ट होगा ऊपर से मैक्सिमम वैल्यू से और प्रोडक्ट स्टार्ट होगा 0 वैल्यू से, क्योंकि शुरुआत में प्रोडक्ट 0 होता है, रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट 0 से 10, 10 से 20, 0 से बढ़ेगा 10, 10 से 20 और आगे तक बढ़ता जाएगा, ऐसे समझ रहे हो। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जहां दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ये मत समझना ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम तो वो होता है जिसके बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस पॉइंट के बाद प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहा है, रिएक्टेंट लगातार कम हो रहा है। इस पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर है, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। बच्चों ये जो ग्राफ प्लॉट किया है ना मैंने, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए उसकी कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो बच्चों अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। देखना आगे का हमारा काम क्या है। अभी रेट के बारे में ही पढ़ रहे हम बच्चों, अब पढ़ेंगे हम कि रेट कितने टाइप का होता है।
रेट मेनली टू टाइप्स का होता है, एक एवरेज रेट होता है, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। समझेंगे दोनों के बारे में बड़े अच्छे से। देखो ध्यान से, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का होता है। पहला है एवरेज रेट और दूसरा है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, ये दो रेट हैं हमारे पास, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। अब चलो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एवरेज रेट के बारे में कि ये एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज रेट तो समझना तुम, देखो एवरेज रेट क्या है बच्चों। एक रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी और रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड हो रही थी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, और हमें कोई भी दो इंटरवल दे दिए, दो पॉइंट दे दिए, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे टाइम था t1 और कंसंट्रेशन थी x1। ठीक है, ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है ये टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट हो रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम था t2 और कंसंट्रेशन थी x2। सही बात है यहां तक। अब बच्चों उसने पूछा है इस इंटरवल में यानी कि यहां से यहां का एवरेज रेट क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं इसका एवरेज रेट निकालूं, अगर मैं इसका एवरेज रेट निकालूं तो देखो एवरेज रेट क्या आएगा कि इस इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है। अब बच्चों इस इंटरवल में अगर मैं चेंज इन कंसंट्रेशन देखूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना x2, इनिशियल कितना x1 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया। चेंज इन टाइम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो t2 माइनस t1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल x अपॉन डेल t, लिख सकता हूं ना। तो बच्चों ये है हमारा एवरेज रेट। अगर कभी भी हमें दो इंटरवल दे दे, कोई भी दो इंटरवल दे दे, एक ग्राफ दिखा दे और उस पे दो इंटरवल ऑफ टाइम दे दे कि इस इंटरवल के दौरान, इस इंटरवल के दौरान एवरेज रेट निकालो, तो हम क्या देखेंगे कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है और चेंज इन टाइम क्या है, डिवाइड कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो बच्चों एवरेज रेट की अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो वो देखो क्या है, द एवरेज the change in concentration with respect to time in a particular interval, एक पर्टिकुलर इंटरवल में is known as average rate, is known as average rate। इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, और ये एवरेज रेट कहीं ना कहीं यही रेट है जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सेम है एज इट इज। भाई हमें कोई भी दो पॉइंट दे देगा, उन दो पॉइंट पे टाइम बता देगा, कंसंट्रेशन बता देगा, हमें क्या करना है चेंज इन कंसंट्रेशन और उसको डिवाइड कर देना है चेंज इन टाइम से, वही हमारा क्या होगा एवरेज रेट। सही है यहां तक। अब बच्चों सुनो ध्यान से, अगली जो बात है हमारे पास वो क्या है, देखो ध्यान से समझना। जो दूसरा है हमारे पास नंबर 2 जो है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ये क्या है बच्चों, देखो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया और उसमें ऐसे दिया हुआ था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही थी। ठीक है, यहां तक ऐसे बढ़ती जा रही है। अच्छा इधर टाइम है
इधर कंसंट्रेशन है। और हमसे ये कह दिया बच्चों, इस इंटरवल पे, सॉरी इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, टी टाइम पे बताओ रेट क्या होगा। देखो अभी तक तो हमें 2 पॉइंट देता था और उनके बीच में रेट पूछ रहा था, बड़े आराम से निकाल रहे थे। अब उसने एक ही पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया और कहा इस पे बताओ रेट क्या होगा। तो बच्चों अगर कभी भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट पूछता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं रेट निकालूंगा तो देखो वो रेट कैसे होगा बच्चों, पर्टिकुलर टाइम पे चेंज इन टाइम अगर मैं निकालूं तो वो तो लगभग 0 हो गया, है कि नहीं भाई। देखो वहां फाइनल इनिशियल दोनों सेम है तो टाइम तो क्या हो गया 0, और उसी पे अगर मैं चेंज इन कंसंट्रेशन निकालूं तो वो भी 0 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से नहीं निकलेगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट कैसे निकाला जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें स्लोप ड्रा कर देना, या मैं ये कहूं कि इस कर्व का जो एक कर्व खींच रखी है मैंने, इस कर्व का जो स्लोप होगा ना वो ही इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट होगा। बच्चों मैं स्लोप ड्रा करता हूं, देखो यहां से देखो ये स्लोप मैंने ड्रा की, ठीक है। इसको आगे मिला देता हूं मैं, ये थीटा एंगल हो गया, सही बात है। अब सुनो जरा ध्यान से, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट होगा वो रेट स्लोप के बराबर होगा, और तुम्हें स्लोप पता है किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर, ठीक है बच्चों। यही होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे dx अपॉन dt, सही बात है यहां तक। तो बच्चों द रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम instant is known as instantaneous rate। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। बच्चों यहां एक नोट डाल के लिख लेना तुम, क्या, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व का जो स्लोप होगा वो हमारे पास होगा आर इंस्टेंटेनियस। सही बात है, क्लियर है यहां तक की बात, कोई बड़ी बात नहीं है। सीधे सीधे हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब जो आगे हमें पढ़ना है ना बच्चों, यहां से हमारी ये मेन यूनिट स्टार्ट होने वाली है। अभी तक तो बेसिक हम रेट के बारे में पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े काम का है, तुमने बहुत अच्छे से समझना है नेक्स्ट टॉपिक। इसको साफ कर देता हूं मैं। देखो ध्यान से, अगला जो है हमारे पास वो है रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े काम का है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में भी आता है। और इस साल जो अभी पेपर हुआ था उसमें भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था रेट एक्सप्रेशन से। बड़ा आसान सा टॉपिक है, समझना अच्छे से, 1-2 न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ये टॉपिक। देखो बच्चों हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर ली, लेट अस कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर कर ली मैंने, A प्लस B कन्वर्ट इनटू C प्लस D। इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। अब बच्चों हमें एक बात का पता है, इस रिएक्शन में A और B दोनों क्या है, रिएक्टेंट, C और D क्या है, दोनों प्रोडक्ट हैं। अब हमें पता है रिएक्टेंट का जो रेट होता है ना, रेट जो होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट का जो रेट होता है ना, प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव होता है। ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं।
अब अगर मुझे ए के विद रिस्पेक्ट रेट लिखना है बच्चों, ए के विद रिस्पेक्ट रेट लिखना है, तो मैं ये कहूंगा इस रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूंगा तो ए के विद रिस्पेक्ट रेट आएगा माइनस डी ए बाय डी टी। समझ रहे हो बात को? माइनस डी ए बाय डी टी। भाई अगर मुझे ए के विद रिस्पेक्ट रेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि ए का चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन डीए हो गया डिवाइड बाय डीटी। क्योंकि ए एक रिएक्टेंट है इसलिए उसके आगे क्या लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया। ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं कि रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव होता है। चलो बच्चों अब सुनो आगे। अगला मैं लिखना चाहता हूं बी के विद रिस्पेक्ट रेट। बी के विद रिस्पेक्ट रेट क्या आएगा? बी भी एक रिएक्टेंट है तो मैं कहूंगा माइनस डीबी बाय डीटी। सही बात है। अब एक बात समझो, देखो बच्चों यहां पे तुम्हें एक बात नजर आ रही है कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों की संख्या एक एक है। जब रिएक्शन होगी तो ए और बी आपस में दोनों रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, और ए और बी का आपस में रिएक्ट करने का जो रेट है, जो स्पीड है, वो बराबर है। सही बात है। दोनों का जो रेट है आपस में रिएक्ट करने का वो बराबर होगा। अब बराबर होगा तो मैं ये कह सकता हूं माइनस डी ए बाय डी टी बराबर माइनस डी बी बाय डी टी। सही बात है। अच्छा आगे सी के विद रिस्पेक्ट रेट लिखूंगा तो डी सी बाय डी टी प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि सी एक प्रोडक्ट है। ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, जिस स्पीड से ये दोनों कम होंगे, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट कम होगा, जिस स्पीड से ये दोनों कम होंगे उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रही है बात तुम्हारे? भाई देखो जो रिएक्टेंट का रेट देखा जाता है ना, रिएक्टेंट का रेट वो कैसे देखा जाता है कि रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है कि नहीं? और प्रोडक्ट का रेट कैसे देखेंगे? प्रोडक्ट कितना बन रहा है। अब देखो ये जिस स्पीड से कम हो रहा है उसी स्पीड से ये बढ़ेगा। इसका मतलब माइनस डी ए बाय डी टी तो बराबर था माइनस डी बी बाय डी टी, और ये दोनों बराबर होंगे डी सी बाय डी टी के। समझ में आ रही है बात? अब बच्चों आगे सुनो, ये बराबर होगा डी डी बाय डी टी के। ठीक है। इन सबका रेट आपस में बराबर है। और तुम ये मत समझना कि सर साइन का अंतर है। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये पता क्यों लगाया जाता है बच्चों? जब मैं चेंज इन कंसंट्रेशन निकालूंगा, जब डीए निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। वो तो हम निकाल चुके थे। 90 माइनस 100 माइनस आ रहा था, माइनस का 10 डिवाइड बाय 10, वो मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया था उसमें। तो ये क्या आ रहा था? माइनस। उस माइनस को ही प्लस करने के लिए मैंने आगे नेगेटिव लगाया। तो ये सारी वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। बच्चों क्लियर है यहां तक बात? अब सुनो जरा ध्यान से, यहां माइनस डी ए बाय डी टी क्या है? माइनस डी ए बाय डी टी है रेट ऑफ disappearance of A। देखो जब रिएक्शन होती है ना, जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट हमारा हमेशा कम होता है। कम होने का मतलब डिसअपियर होता है, खत्म होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। अच्छा जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो प्रोडक्ट हमेशा बढ़ने लगता है। बढ़ने का मतलब अपीयर होने लगता है, अपीयरेंस बढ़ने लगती है इसकी। तो हम रिएक्टेंट का रेट हमेशा पढ़ते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट का रेट हम हमेशा पढ़ते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। चलो अभी सुनना ध्यान से, माइनस डी ए बाय डी टी क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। माइनस डी बी बाय डी टी क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस इसलिए क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट है। आगे सुनो बच्चों, डी सी बाय डी टी क्या है? सी एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट डिसअपीयर नहीं होता, प्रोडक्ट हमेशा बनता है, अपीयर होता है। तो बच्चों डी सी बाय डी टी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अच्छा डी डी बाय डी टी क्या है? डी डी बाय डी टी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। सही बात है यहां तक की बच्चों? क्लियर है?
कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से हम समझ गए हैं सारी चीजों को। ठीक है यहां तक? चलो अब सुनो आगे की कहानी हमारे पास क्या है। मैंने एक और एग्जांपल कंसिडर किया बच्चों, अब कंसेप्ट थोड़ा और आगे बढ़ता है, लॉजिकली समझना है अच्छे से, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे एक दो इससे रिलेट करते हुए। बच्चों मैंने एक रिएक्शन दी, A प्लस 2B कन्वर्ट हो रहा है 3C के अंदर। हमें इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखनी है, इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखनी है। तो बच्चों मैं देखो कैसे लिखूंगा, रेट बराबर कैसे लिखूंगा, माइनस डी ए बाय डी टी। ए के विद रिस्पेक्ट अगर मैं रेट लिखता हूं तो माइनस डी ए बाय डी टी हो गया, क्योंकि ए एक रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगा दिया आगे। अब अगली बात क्या है बच्चों, बड़ी लाजवाब है, सुनना ध्यान से। जब ए और बी आपस में जुड़ते हैं, ए और बी आपस में जुड़ते हैं, तो ए का तो 1 मोल, बी के 2 मोल रिएक्ट करते हैं। समझे यहां से बच्चों बात कुछ, कि बी का तो ज्यादा अमाउंट रिएक्ट करेगा ए के साथ। इसका मतलब बी के डिक्रीज होने का जो रेट होगा, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है, कम होता है जब रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो बी का जो कम होने का रेट होगा ना, वो ए से 2 गुना होगा। समझ रहे हो बात को? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो माइनस डीबी बाय डी होगा ना, बी के विद रिस्पेक्ट जो रेट होगा वो इस ए के विद रिस्पेक्ट रेट से 2 गुना होगा। तो क्या मैं इसको और इसको बराबर रख सकता हूं? नहीं रख सकता। बराबर कब रख सकता हूं? ये वाली वैल्यू इससे 2 गुनी है। दोनों बराबर कब होंगे? जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। बच्चों मैं बराबर लिख सकता हूं, लेकिन ऐसे लिखूंगा बराबर माइनस डीबी बाय डी और नीचे क्या 2, यानी कि जो आगे लिखा होता है ना बच्चों, इनको नीचे उतार दो, बराबर हो जाएंगे दोनों के रेट। सही बात है, समझ में आ रही है? चलो अब सुनो आगे की कहानी क्या है हमारे पास। बराबर होगा डी सी बाय डी टी, और ये यहां क्या लगा देता हूं मैं 3। ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। अब ये मत समझना तुम, देखो अब मैं यहां पे अगर लिखूं कि भाई माइनस डी ए बाय डी टी क्या है, तो माइनस डी ए बाय डी टी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। और सेम एज इट इज माइनस डीबी बाय डी क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। सही बात है, यहां 2 से डिवाइड नहीं करना तुमने। अच्छा अगला डी सी बाय डी टी क्या है, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का रेट ऑफ अपीयरेंस। सही बात है, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, सीधे सीधे सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब बच्चों हम है ना 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, उससे ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा हमारा। चलो जैसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते हैं या कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, उसी से रिलेट करता हुआ एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं यहां पे हम। देखो ध्यान से, एक न्यूमेरिकल है, ए रिएक्शन प्रोसीड as following: 2a plus 3b convert into 4c। ठीक है, if rate of appearance of c is 1.2 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, then determine rate of disappearance of A and B। ए और बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है। ठीक है, चलो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो जरा समझो बच्चों। रिएक्शन हमें दी 2a plus 3b कन्वर्ट इनटू 4c।
इसके लिए अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो माइनस डी बाय डी टी, जो आगे लिखा होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, ये बराबर होगा डी बी बाय डी टी, माइनस का जो आगे लिखा हुआ है वो नीचे चला जाएगा, बराबर होगा डी सी बाय डी टी, जो आगे लिखा हुआ है वो नीचे चला जाएगा। ये है रेट एक्सप्रेशन। हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? हमें दी हुई है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी के बनने का रेट दिया हुआ है, मतलब कि डी सी बाय डी टी दिया हुआ है कितना, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है माइनस डी ए बाय डी टी की वैल्यू निकालनी है और माइनस डी बी बाय डी टी की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी ये होगा। सही है यहां तक की बात? अब बच्चों ये हम कैसे निकालेंगे, समझना जरा ध्यान से। देखो ध्यान से बच्चों, इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि माइनस डी ए बाय 2 डी टी बराबर होगा माइनस डी बी बाय 3 डी टी, और ये बराबर होगा डी सी बाय 4 डी टी के। इसका मतलब मैं सबसे पहले ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर रखता हूं, ये वाली दो वैल्यू रख दूं बराबर। देखो क्या, माइनस डी बी बाय 3 डी टी किसके बराबर है? डी सी बाय डी टी, और ये कितना 4। सही है। हमें जो वैल्यू दी हुई है, हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? हमें वैल्यू दी हुई है बच्चों इसकी डी सी बाय डी टी की। कितनी दी हुई है? 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइड बाय 4। हमें निकालनी किसकी है? इसकी निकालनी है। तो बताना जरा, माइनस डी बी बाय डी टी की वैल्यू क्या आएगी? बराबर 3 चला जाएगा ऊपर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइड बाय 4। कितना आ गया? इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो 3.6 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 टू दी पावर -4। सोल्व किया तो बच्चों 0.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर और पर सेकंड। सही बात है यहां तक? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब बच्चों मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूं, सी वाले को और ए वाले को बराबर रख देता हूं, यानी कि माइनस डी ए बाय 2 डी टी किसके बराबर है? माइनस डी सी सॉरी प्लस डी सी बाय डी टी कितना 4। देखो ये जो डी सी बाय 4 डी टी है ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। सही बात है यहां तक? ये मत समझना वैल्यू बराबर है। देखो डिवाइड भी है नीचे 2 3 4, ये जो 2 3 4 है ना, ये वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, माइनस डी ए बाय 2 डी टी डी सी बाय 4 डी टी, ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है। तो बच्चों हमें निकालना है माइनस डी ए बाय डी टी, वो किसके बराबर होगा? डी सी बाय डी टी की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये डिवाइड बाय 4, और ये जो 2 है ना ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से कैंसिल हुआ तो 2 और ये 2 से कैंसिल हुआ तो 0.6। तो बच्चों आ गया 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं हमारे एग्जाम में, हालांकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सीधे सीधे हैं। बच्चों एक न्यूमेरिकल और पढ़ते हैं और मैं तुम्हें बता दूं, इससे रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल हमारी प्रदीप की बुक में दिए हुए हैं, तुमने करने हैं वो सोल्व। ठीक है, आज ही करने हैं, और ये जैसे ही लेक्चर खत्म होता है न्यूमेरिकल सोल्व करके मेरे पास पीडीएफ आनी चाहिए। तुम बहुत लेट कर देते हो, अभी भी बहुत सारे बच्चों की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पीडीएफ नहीं आई है मेरे पास। चलो बच्चों एक न्यूमेरिकल और पढ़ते हैं, इस टॉपिक का ये लास्ट न्यूमेरिकल है और हमारे आज के लेक्चर का भी ये लास्ट न्यूमेरिकल है। तो देखो न्यूमेरिकल दिया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों। ए रिएक्शन प्रोसीड एज फॉलोइंग, एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 के अंदर। बच्चों अमोनिया गैस बनाने का प्रोसेस होता है, इसका नाम होता है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस क्या कहा है बच्चों?
ये कहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 and H2 is K dash and K double dash। ठीक है, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे दिया K डैश और K डबल डैश, while rate of appearance of NH3 is K triple dash। इसका रेट ऑफ अपीयरेंस कितना दे दिया K ट्रिपल डैश। डेटरमाइन रिलेशन बिटवीन K डैश, K डबल डैश एंड K ट्रिपल डैश, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन डिटरमाइन करनी है। देखना बच्चों कैसे करते हैं, समझना इसका आंसर क्या होगा। रिएक्शन दी हुई है N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3। सबसे पहले इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, आगे माइनस लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट है, बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। 3 है आगे, ये कहां आ जाएगा? नीचे, बराबर होगा DNH3 बाय dt, आगे 2 लगा हुआ है, नीचे आ जाएगा, आगे प्लस होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, हमें दिया हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2H2, N2 और H2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है? N2 का तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये है, H2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये है, और NH3 का रेट ऑफ अपीयरेंस ये है। हमें इनकी वैल्यू दे दी है, माइनस डी N2 बाई dt की वैल्यू कितनी दी है? K डैश, बराबर इसकी वैल्यू कितनी दी है? K डबल डैश, और डिवाइड बाय 3, ये वाला 3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? K ट्रिपल डैश और डिवाइड बाय 2, सही बात है। अब बच्चों मैं 6 ले लेता हूं LCM, 6 आ रहा है ना LCM, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं 6K डैश बराबर 6K डैश बराबर, या मैं ये कह रहा हूं मैं पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 6 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6, ये कितना हो जाएगा? 2K डबल डैश, और ये कितना हो जाएगा? 3K ट्रिपल डैश। बच्चों ये रिलेशन है K डैश, K डबल डैश और K ट्रिपल डैश में। सही है? यहां तक की बात समझ में आई तुम्हारे? बच्चों ये हमारा था आज का, जो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक रेट क्या होता है और रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है। अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताना, कॉल करना या व्हाट्सएप करना, जो भी तुम्हें डाउट आता है पूछना मेरे से। हाँ, इससे रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल तुम्हें आज जरूर करने हैं, ठीक है बच्चों? थैंक यू।